औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 7 को कवर करेंगे, जिसमें हम टॉपिक नंबर 31 से लेकर 35 तक डिस्कस करेंगे। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रिलेटेड टर्म्स पार्ट 2। पार्ट 1 हम लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम पार्ट 2 को देखेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है डायक्रॉनिक चेंजेस इन लैंग्वेज। डायक्रॉनिक चेंजेस कौन से होते हैं लैंग्वेज में? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे से समझना है। डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक इज़ वन ऑफ द टू मेन टेम्पोरल डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज। डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक जो है ये एक जो है डायमेंशन है, टेम्पोरल डायमेंशन है लैंग्वेज की, जो कि लैंग्वेज स्टडी की, जो कि आइडेंटिफाइड किसने की? स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनेंड डी साउस्ट्रे। ये इसने जो है आइडेंटिफाइड की, इस बंदे ने। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रख लेना है। डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की, जो कि ओवर टाइम जो है चेंज होती रहती है। ये इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसूल होते हैं, जो कि कंसर्न करते हैं कि जो डिस्क्राइब किया जाए चेंजेस को, जो कि पार्टिकुलर लैंग्वेजेस में आ रहे हैं। डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक जो होती है बेसिकली इस चीज़ की स्टडी है कि जो लैंग्वेज की हिस्ट्री है उसमें कौन से जो है मुख्तलिफ पीरियड्स आ रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ जो है कौन से जो है अदवार से लैंग्वेज जो है वो गुजर रही है, उसको हम कहते हैं डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक। ये उसकी डेफिनेशन दी हुई है, ये आप लोगों ने माइंड में बिठा लेनी है। ये क्या करती है कि ये शिफ्ट करती है, फ्रैक्चर करती है और म्यूटेशन करती है लैंग्वेज को ओवर द सेंचुरीज़। ये सेंचुरीज से ये ऐसे कर रही है कि ये लैंग्वेज को जो है शिफ्ट करती है, फ्रैक्चर करती है और म्यूटेशंस करती है लैंग्वेज में, ताकि जो है लैंग्वेज का मीनिंग अच्छे से कन्वे हो सके। इन ग्रॉस आउटलाइन इट इज़ सिमिलर टू एवोल्यूशनरी बियोलॉजी विच मैप्स द शिफ्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ रॉक्स। ग्रॉस आउटलाइन जो है उसमें ये चीज़ जो है ये सिमिलर है एवोल्यूशनरी बियोलॉजी के रिलेटेड। अगर हम देखें तो ये एक चीज़ जो है ये सिमिलर है। ये क्या करती है? ये शिफ्ट करती है और ट्रांसफॉर्म कर देती है रॉक्स को। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डायक्रॉनिक चेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज सम टर्म्स। उसकी हमने जो है कुछ टर्म्स को देखना है जो कि डायक्रॉनिक चेंज लाती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। उसकी टर्म्स कौन सी हैं? स्कोप एंड कंसर्न्स, फैमिली ट्री मॉडल। नहीं, टर्म्स कौन सी है हमारे पास? फैमिली ट्री मॉडल, वेव मॉडल। ये जो है ये इसकी दो हमारे पास टर्म्स हैं। स्कोप एंड कंसर्न क्या है इस चीज़ के बारे में? ये जो डायक्रॉनिक चेंजेस होती हैं इसकी क्या जो है चेंजेस, ये इसके क्या जो है ये स्कोप से और क्या जो है इसकी कंसर्न से, इनको हम देख लेते हैं। टू डिस्क्राइब एंड अकाउंट फॉर ऑब्जर्व चेंजेस इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस। ये डिस्क्राइब करना और ये चीज़ देखना कि कौन से चेंजेस जो है आ रहे हैं हमारे पर्टिकुलर लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें। टू रिकन्स्ट्रक्ट द प्री हिस्ट्रिक लैंग्वेजेस एंड डिटरमिन देयर रिलेटेडनेस एंड ग्रुपिंग दैम इनटू लैंग्वेज फैमिलीज़। यानी कि जो हिस्ट्री है लैंग्वेजेस की उनको दोबारा से रीचेक करना, उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना, ताकि जो है उनकी जितने भी वो रिलेटेड हैं न्यू लैंग्वेजेस के, उनको जो है ताकि उनका जो है ग्रुप बना दिया जाए उनकी लैंग्वेज फैमिलीज़ के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास टू डेवलप जनरल थेरीज अबाउट हाउ एंड वाई लैंग्वेज चेंजेस। थेरीज बना देना कि लैंग्वेज जो है वो क्यों चेंज होती है और कैसे चेंज होती है। टू डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ कम्यूनिटीज़, जो कम्यूनिटीज़ हैं लैंग्वेजेस की उनकी हिस्ट्रीज़ को डिस्क्राइब करना, ये जो है ये भी इस चीज़ में आ जाता है कि स्कोप्स एंड कंसर्न्स के बारे में हम बात करें तो ये सारे जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन हैं ये सारे स्कोप्स एंड कंसर्न्स हैं डायक्रॉनिक चेंजेस के, जो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। लास्ट है हमारे पास टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, दैट इज़ एटोमोलॉजी। एटोमोलॉजी के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एटोमोलॉजी, या फिर ये स्टेटमेंट्स दे सकते हैं कि टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। नीचे ऑप्शंस होंगे, आप लोगों ने उसमें से एटोमोलॉजी को सिलेक्ट कर लेना है। एटोमोलॉजी क्या चीज़ होती है? ये स्टडी होती है हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स की। जो वर्ड्स आपकी हिस्ट्री में पाए जाएँ, लैंग्वेज की हिस्ट्री में जो वर्ड्स पाए जाएँ उनको हम कहते हैं एटोमोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक फैमिली ट्री मॉडल। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आपके पास, इसको अच्छे से करना है, पास्ट पेपर में पूछा गया। फर्स्ट अटैम्प्ट एट डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेजेस। जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुई थी ना कि लैंग्वेजेस को के जो है मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया जाए, तो ये जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुई थी उसे हम क्या कहते हैं? फैमिली ट्री मॉडल कहते हैं लैंग्वेज का। इट हैज़ अजम्पशंस, इसकी जो है दो अजम्पशंस थी, ये आप लोगों ने याद रख लेनी है। रेगुलरिटी हाइपोथेसिस और रिलेटेडनेस हाइपोथेसिस। ये दो जो है हाइपोथेसिस इसके डिस्कस हुए हैं कि आप लोगों ने एज इट इज़
याद कर लेने। ये 2 assumptions हैं फैमिली ट्री मॉडल की। शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज MCQs में भी पूछा जा सकता है। वेव मॉडल भी जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आपका। डेफिनेशंस, पॉइंट्स या फिर जो है इस तरह की ये कोई assumptions दे दें या फिर ऐसे जो चीज़ें होती हैं ना कि आप लोगों के MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप लोग इनको अच्छी तरह से किया करें। वेव मॉडल क्या चीज़ है? द आइडिया इज़ दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग डेफिनेट delineations between languages, there are waves of linguistic change which affect some languages but not others and tend to spread out to other languages nearby। जो नज़दीक तरीन लैंग्वेजेस होती हैं उनको जो है जब दूसरी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो जब सेपरेट होती हैं, उनकी जो लिंग्विस्टिक फॉर्म जो है सेपरेट होती है वेव मॉडल के थ्रू, तब हम क्या कर सकते हैं कि जो डेफिनेट डेलिनेशंस होती हैं लैंग्वेज के दरमियान, उनको हम लिंग्विस्टिक चेंज के ज़रिए जो है उनमें जो है इफेक्ट ला सकते हैं, उनको जो है हम चेंज कर सकते हैं। उनकी वेव्स होती हैं, लिंग्विस्टिक चेंज होता है उनके अंदर, वो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेव मॉडल कहते हैं। जो आइडिया रिप्रेजेंट किया जाता है ना कि लैंग्वेजेस को हम अब चेंज करेंगे, उनके दरमियान जो है डेलिनेशंस होंगी, उनको जो है वेव्स की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जो लिंग्विस्टिक चेंज होता है ये सारे उन लैंग्वेजेस को जो है अफेक्ट करता है, लेकिन ये इस चीज़ को टेंट नहीं करता कि आया कि जो लैंग्वेजेस हैं वो नज़दीक तरीन जो है सेपरेट होंगी, ये इस चीज़ को टेंट नहीं करता। लैंग्वेजेस जो है वो नज़दीक तरीन सेपरेट नहीं होती, लेकिन उनका जो इफेक्ट होता है वो गहरा होता है। दिस इज़ अ नेसेसरी प्री रिक्विजिट फॉर डूइंग सीरियस वर्क ऑन द डायक्रोनिक डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ये एक नेसेसरी जो है आप लोगों के पास एक्टिविटी होती है, प्री रिक्विजिट होती है ये जो है काम करने के लिए, ताकि जो है आप डायक्रोनिक डेवलपमेंट इजीली कर सकें किसी भी लैंग्वेज की। लैंग्वेज कॉन्टैक्ट, लैंग्वेज का कॉन्टैक्ट हम कैसे बिल्ड करते हैं? द सोशल एंड linguistic phenomena by which speakers of different languages interact with one another leading to transfer of linguistic feature is known as language contact। ये डेफिनेशन है MCQs एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को इसको प्रिपेयर कर लें। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी MCQs एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछे जा सकते हैं। वैसे तो पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन जो है पूछा नहीं गया, लेकिन चांसेस होते हैं कि पूछा जाए, इस वजह से आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। ये डेफिनेशन एज इट इज़ जो है MCQs में पूछी जा सकती है, और जो आपके क्विजेज़ होते हैं उनमें ये जो डेफिनेशंस होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स बना के दिए होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आप लोगों के पूछी जाती हैं जो क्विजेज़ होते हैं उनमें, और आपके पेपर में भी जो है पूछी जाती हैं। जो सोशल और लिंग्विस्टिक फिनोमेना होता है ना स्पीकर का, जिसमें जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को इंटरेक्ट करवाता है एक दूसरे से, वो क्या करता है? वो लिंग्विस्टिक के फीचर की तरफ जो है लीड करता है। उसकी तरफ जब लीड करता है तो ये जो सारा प्रोसेस होता है वो लैंग्वेज के कॉन्टैक्ट को कहते हैं। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? लैंग्वेज कॉन्टैक्ट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अ मेजर फैक्टर इज़ लैंग्वेज चेंज। लैंग्वेज कॉन्टैक्ट का एक मेजर फैक्टर क्या है कि वो लैंग्वेज जो है उसमें चेंज होती रहती है। प्रोलॉन्ग्ड लैंग्वेज कॉन्टैक्ट जनरली लीड्स टू बिलिंग्विज्म और मल्टीलिंग्विज्म। अच्छा, जो प्रोलॉन्ग्ड लैंग्वेज होती है ना, यानी कि जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, वो एक्सप्रेस करने में जो है उसे प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो जो लैंग्वेजेस होती हैं वो आपको बिलिंग्विज्म और मल्टीलिंग्विज्म में जो है लीड करती हैं, उनकी तरफ जो है आपको लेके जाती हैं। तो ये जो पॉइंट है ये MCQs के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रेसिंग डायक्रोनिक चेंजेस इन इंग्लिश। इसके हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस करनी है और कुछ जो है इसमें पॉइंट्स भी हैं वो भी हमने डिस्कस करने हैं। पास पेपर से क्वेश्चंस उठाए गए हैं वो भी हमने इसको इस टॉपिक में डिस्कस करने हैं। सिंथेटिक एंड एनालिटिकल लैंग्वेजेस। Synthetic and analytical languages. How is syntactic change different from other linguistic changes and why is it called drift? इसको ड्रिफ्ट क्यों कहते हैं? जो सिंटैक्टिक चेंज होता है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस का, उसको हम ड्रिफ्ट क्यों कहते हैं? और ये जो सिंटैक्टिक चेंज होता है ये क्यों होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में? सिंटैक्टिक चेंज इज़ वेरी स्लो टेकिंग सेंचुरीज। जो सिंटैक्टिक चेंज होता है ना हमारे पास वो बहुत स्लो होता है और वो सेंचुरीज लेता है, सदियाँ लेता है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट बिकॉज इट हैपन्स ग्रेजुअली एंड ऑलमोस्ट विदाउट नोटिस। इसका कोई भी नोटिस नहीं लिया जाता। अगर कोई लैंग्वेज है उसमें कोई सिंटैक्टिक प्रॉब्लम आ रही है, उसको अगर हमने चेंज करना है, सिंटैक्टिक चेंज कोई लाना है अगर हमने उस लैंग्वेज में, तो वो बहुत स्लोली वर्क करेगा, उसमें बहुत सारा जो है टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं, क्योंकि जो हमारा काम होता है, वर्क होता है, वो ग्रेजुअली जो है ऑलमोस्ट विदाउट नोटिस हैपन होता है, यानी कि उसका कोई नोटिस नहीं लिया जाता। और जो लैंग्वेज होती है वो उसमें जो है सिंटैक्टिक चेंज जो है बहुत देर से लाया जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक एंड एनालिटिकल
लैंग्वेजेस, सिंथेटिक लैंग्वेजेस जो होती हैं वो यूज़ करती हैं वर्ड एंडिंग्स को ग्रामर के लिए, वेयर एज जो हमारे पास एनालिटिकल लैंग्वेजेस होती हैं वो वर्ड के ऑर्डर को यूज़ करती हैं। वर्ड के एंडिंग का क्या मतलब है? इन्फ्लेक्शंस, इन्फ्लेक्शंस फॉर ग्रामर। वर्ड के एंडिंग यानी कि क्या, जैसे वर्ड एंड हो रहा है जहाँ पे कोई भी हम सेंटेंस यूज़ करें, अगर कोई वर्ड है जो एंड हो रहा है जिस जगह पे, उसके एंड पर हम क्या लगा देते हैं? फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये क्या हो गया? वर्ड की एंडिंग भी होगी और हमने उसके एंड पे जब फुल स्टॉप लगाया, ग्रामर को भी हमने यूज़ किया, तो वो जो चीज़ होगी ये इन्फ्लेक्शन में आ जाता है कि हमने सिंथेटिक लैंग्वेजेस को यूज़ करके सिंथेटिक लैंग्वेजेस का हमने यहाँ पे यूज़ किया है और हमने अपने वर्ड को अच्छे तरीके से एंड भी कर दिया है, इन्फ्लेक्शन का यूज़ किया है, इन्फ्लेक्शन का यहाँ पे प्रोसेस हमने यूज़ किया है और ग्रामर को यूज़ करते हुए हमने अच्छे तरीके से हमने सिंथेटिक लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया है। लेकिन जो एनालिटिकल लैंग्वेजेस होती हैं उनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, वो वर्ड के ऑर्डर को देखती हैं। हमने सिलेबस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, जो वर्ड का ऑर्डर होता है वो उन्हीं सिलेबल्स के ज़रिए हम डिटरमाइन करते हैं। हाउ हैज़ इंग्लिश चेंज ओवर टाइम इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज टाइप। इंग्लिश जो है वो कैसे चेंज हुआ है लैंग्वेज टाइप के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंग्लिश जो है वो शिफ्टेड फ्रॉम सिंथेटिक यानी ओल्ड इंग्लिश टू एनालिटिक यानी मॉडर्न इंग्लिश। सिंथेटिक क्या है हमारे पास, उसमें हम वर्ड्स की एंडिंग को ग्रामर के लिहाज से यूज़ करते हैं और सिंथेटिक जो है वो ओल्ड इंग्लिश के लिए हम यूज़ करते हैं। सिंथेटिक लैंग्वेजेस जो होती हैं वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेजेस होती हैं। जो एनालिटिकल लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम वर्ड के ऑर्डर के लिहाज से यूज़ करते हैं और ये मॉडर्न इंग्लिश के लैंग्वेजेस के लिहाज से यूज़ होती हैं। ये चेंज कैसे हुई ओवर टाइम, इसको हमने बताना है। तो ये मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर, ये तीन इसकी जो इसमें है 3 काइंड्स हैं इसकी। ये आप लोगों से अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप लोगों ने सिंपली ये डेफिनेशन लिखनी है कि इंग्लिश जो है वो शिफ्ट हुई पहले सिंथेटिक से, सिंथेटिक लैंग्वेज में जो जिसे हम ओल्ड इंग्लिश में कहते हैं उससे जो है वो शिफ्ट हुई एनालिटिक में, मॉडर्न इंग्लिश भी जिसे हम कहते हैं। तो ये आपने पहले लाइन लिख देनी है। उसके बाद जो है आपने 3 काइंड्स बना जो है उनकी काइंड्स के ऊपर हेडिंग्स बेशक देख लें, बेशक जो है बुलेट्स बना के दे लें तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप बुलेट्स बना के आंसर अपना करें। तो मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर, ये जो 3 काइंड्स होती हैं ये जो है इंग्लिश की काइंड्स होती हैं जो ये चेंज को शो करती हैं। व्हाट वाज द रोल ऑफ जेंडर इन ओल्ड इंग्लिश कंपेयर टू मॉडर्न इंग्लिश। जेंडर का क्या रोल था ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश को अगर कंपेयर करें एक दूसरे से तो इन ओल्ड इंग्लिश नाउन्स हैज़ ग्रामेटिकल जेंडर एंड केस। नाउन जो थे ना उनका ग्रामेटिकल जेंडर और केस था ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से अगर देखें तो। वेयर एज मॉडर्न इंग्लिश जो है उसके सिर्फ प्रोनाउंस थे ही, शी, इट, जो कि शो करते थे जेंडर बेस्ड ऑन बायोलॉजी। ऐसे जेंडर जो बायोलॉजी पर बेस्ड हों जैसे कि ही, शी, इट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब प्रोनाउंस जो है होते हैं ना ये पर्सन को या फिर मतलब किसी भी जानदार को शो करने के लिए जो है होते हैं। ही, शी, इट, ये ही मेल के लिए, शी जो है फीमेल के लिए और इट जो है हम किसी भी जानवर के लिए यूज़ करते हैं और किसी भी जो है हम चीज़ के लिए भी नॉर्मल हम अगर कोई बुक होगी तो हम उसके लिए भी इट यूज़ करेंगे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो है जेंडर बेस्ड ऑन बायोलॉजी में आती हैं ये सारी चीज़ें और ये मॉडर्न इंग्लिश में होती हैं। जो ओल्ड इंग्लिश होती है वो सिर्फ ग्रामेटिकल जेंडर और केस पर फोकस करती है। नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि जिनका सिर्फ ग्रामेटिकल जेंडर होता है और उनका नाउन केस के लिहाज से लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश होती है वो प्रोनाउंस पर फोकस करती है जो कि बायोलॉजी पर बेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायक्रॉनिक चेंजेस, सम एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री। डायक्रॉनिक चेंजेस कौन से होते हैं ये एग्जांपल्स हमने हिस्ट्री से लेकर बतानी है। ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके पास पेपर्स में तो आपने इसको अच्छे से समझना है। सिमेंटिक चेंज क्या होता है लिंग्विस्टिक में और इसकी क्या सिग्निफिकेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंट सेमेंटिक चेंज इन इज द एवोल्यूशन ऑफ वर्ड यूजेज वेयर अ वर्ड्स मॉडर्न मीनिंग बिकम्स रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल यूजेज। इट इज़ सिग्निफिकेंट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेज इवॉल्व्स। आपको याद हो तो हमने ऊपर जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स थे हमने उनमें डिस्कस किया था एक वर्ड जिसके स्टार्ट में हमने मैल लगा दिया था। ट्रीट हमारे पास असली वर्ड था, मैल हमने उसके स्टार्ट में लगा दिया था तो हमारे पास वो वर्ड जो है उसका ओरिजिनल मीनिंग चेंज हो गया था। वो वर्ड जो है बिल्कुल चेंज हो गया था और उसका जो मीनिंग था वो ट्रीट से मैल ट्रीट पर चला गया था। जो लैंग्वेज जो वर्ड था वो तो वही था लेकिन जो उसका मीनिंग था वो चेंज हो गया था। हमने क्योंकि पीछे उसके प्रीफिक्स लगा दिया था जो कि
डिफरेंट वर्ड को शो करा था। सिमेंटिक जो है बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब एवोल्यूशन होती है वर्ड्स की, जिनमें जो है हम मॉडर्न मीनिंग को शो करते हैं, मॉडर्न मीनिंग को यूज़ करते हैं, और ओरिजिनल जो हमारा यूजेज होता है हम उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, जो ताकि जो है सिग्निफिकेंटली हमारा जो लैंग्वेज है उसका जो है मीनिंग वाज़ेह हो सके। सिमेंटिक जो है वो उसका जो एवोल्यूशन है वो वर्ड यूजेज के लिहाज से इस तरह भी हम शो करवा सकते हैं कि जो मॉडर्न मीनिंग होता है उसका जो चेंजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये बेसिकली जो है आई थिंक सो ये दोबारा से यही चीज़ जो है इधर एक्सप्लेन हो रही है। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ जो है यही एक्सप्लेन हो रही है, लैंग्वेज इवॉल्व, ये सारा जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है ये सारी चीज़ वही है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग ये है कि जो सिमेंटिक चेंज होता है लिंग्विस्टिक में उसका सिग्निफिकेंट क्या होता है। सिग्निफिकेंट उसका ये होता है कि वो हेल्प करती है हमें कि हम लैंग्वेज को कैसे ओवर टाइम इवॉल्व करें और उसके लैंग्वेजेस को हम कैसे शिफ्ट करें और अडॉप्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मार्किंग दी एक्सिस सिंक्रोनिकली एंड डायक्रोनिकल। डायक्रोनिकली और सिंक्रोनिकली हमने जो है एक्सिस को मार्क करना है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है। Define synchronic and diachronic in the context of linguistics and explain their Greek etymology। etymology के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया, एक छोटी सी डेफिनेशन थी, वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। उसको देखते हुए जो है हमने इस पैराग्राफ को समझना है। लिंग्विस्टिक के अंदर क्या होता है कि सिंक्रोनिक जो होता है वो रेफर करता है एनालिसिस ऑफ समथिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। जब भी हम एक स्पेसिफिक पॉइंट जो कि टाइम से रिलेटेड हो उसके मुताबिक जब हम किसी भी एनालिसिस को किसी भी चीज़ का एनालिसिस करें, लैंग्वेज का एनालिसिस करें, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिंक्रोनिक होता है, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक में आता है। लेकिन अगर हम डायक्रोनिक की बात करें तो डायक्रोनिक में हम हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी लैंग्वेजेस में चेंजेस आते रहते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, वो जो है हम डिस्कस करते हैं। डायक्रोनिक जो है ये बेसिकली पर्टेन करता है उन चीज़ों को जो जिनका टाइम लाइन होता है, ट्रेसिंग हम उनकी करते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस की मदद से। दीज टर्म्स हैव ग्रीक ओरिजिन्स विद क्रोन ड्राइविंग फ्रॉम द ग्रीक क्रोनस मीनिंग टाइम। ये जो ग्रीक ओरिजिन है इससे ये टर्म्स जो है निकली हैं। क्रोन जो टर्म है ये डिराइव हुई है क्रोनस जो ग्रीक का वर्ड है उससे, जिसका मीनिंग क्या होता है, टाइम, यानी वक्त जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको शो करने के लिए हम ग्रीक की एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको क्रोन कहते हैं। और ये किससे डिराइव हुई है, ये क्रोनस से डिराइव हुई है, जिसको हमने बेसिकली इस डायक्रोनिक टर्म में यूज़ किया है। इन शॉर्ट इसको अगर हम शॉर्ट में बताएं तो जो प्रीफिक्स है SYN मीन्स टुगेदर। ये जो SYN वाला जो प्रीफिक्स यहाँ पे यूज़ किया गया है इसका क्या मतलब है, टुगेदर। DIA का क्या मतलब है, ये जो SYN है ना सिंक्रोनिक में, इसका क्या मतलब है, टुगेदर, यानी कि एक सेम पॉइंट में, स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है जब लैंग्वेज का जो है एनालिसिस किया जा रहा हो। तो डाया का क्या मतलब है, थ्रू, यानी कि एक मखसूस टाइम लाइन में जब हम किसी भी लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं उसकी हिस्टोरिकल चेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए, वो क्या होता है, डाया कहलाता है। डायक्रोनिक जो डायक्रोनिक में फर्स्ट ये वर्ड्स हैं डाया, इसका मतलब है थ्रू। बोथ ऑफ विच डिस्क्राइब डिफरेंट अप्रोचेज टू एनालाइजिंग लिंग्विस्टिक फिनोमेना इन रिलेशन ऑफ टाइम। टाइम के लिहाज से हैं दोनों, लेकिन कुछ इनमें डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस ये हैं कि सिंक्रोनिक जो होता है ये एनालिसिस प्रोवाइड करता है किसी भी लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में, वाइल जो हमारे पास डायक्रोनिक होता है ये एक स्पेसिफिक टाइम लाइन में जो है एनालाइज तो करता है, लेकिन ये क्या करता है, साथ में जो हिस्टोरिकल चेंजेस होते हैं ये उनको भी ट्रेस करता है। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 7। तो होप सो कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।